हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। दिस इज़ स्वर्णिम सिंह। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में आ चुके हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको न्यू अपॉइंटमेंट जनवरी से सितंबर तक जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे वो मैंने आपको कराए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। अगर वो भी आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैं सबके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैं टेलीग्राम लिंक डाल दूँगी, आप चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? वॉट इज़ द करेक्ट chronological order in which the following rulers ruled in India? आपको बताना है कि इनमें से कौन पहले आया, किसने पहले शासन किया और फिर कौन आया। इस तरह से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। योर ऑप्शंस आर शेरशाह सूरी पहले आए थे, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। इनमें से आपको इनको अरेंज करके बताना है, ठीक है। ऑप्शंस आपको नीचे दे रखे हैं, ए आप देख सकते हैं, बी, सी, डी। इनमें से आपको अरेंज करके बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सबसे पहले आए इल्तुतमिश, फिर आए अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी और फिर अकबर, ठीक है। इल्तुतमिश कब आए थे? 1211 में। उसके बाद और इनका शासन कब तक रहा था? 1211 से लेके 1236 तक। इन्होंने ही क्या किया था, जो लाहौर में जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट कर दिया था दिल्ली में। इसके बाद खिलजी आए थे 1296 से 1316 तक रहे थे। उसके बाद शेरशाह सूरी जो थे 1486 से 1546 तक रहे थे और उसके बाद 1546 से 1605 तक कौन रहे थे? अकबर। क्लियर है? तो ये पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। इल्तुतमिश, फिर उसके बाद खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी और उसके बाद अकबर। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताइए कि रुपी को एज अ करेंसी पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन मतलब शेरशाह सूरी ने किया था, अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश, इन्हीं में से है। तो शेरशाह सूरी ने किया था, ठीक है। अच्छा बताइए, दिन-ए इलाही सिस्टम ऑफ रिलीजियस जो था बिलीफ का, वो किसने शुरुआत करी थी उसकी? अकबर ने, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। द राइट आंसर इज तुकाराम। द राइट आंसर इज तुकाराम। नेक्स्ट, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? योर ऑप्शंस आर लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? द राइट आंसर इज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अच्छा, कोई बताएगा कि किस ईयर में बंगाल का विभाजन हुआ था, यानी कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो किस ईयर में हुआ था? 1905 में हुआ था। विभाजन होगा इस चीज़ की घोषणा तो 19 जुलाई को कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? 19 जुलाई 1905 में कर दी गई थी। और लागू कब से हो गया था? 16 अक्टूबर 1905 से, ठीक है। नेक्स्ट, चारक संहिता संबंधित है राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, गणित। चरक संहिता इज अ वर्क ऑन पॉलिटी, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स। द राइट आंसर इज मेडिसिन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है,
आपको दिया गया है, आपको ईयर दिया है, उसके बाद कुछ युद्ध दिए गए हैं या शुरुआत दी गई है या मृत्यु दी गई है, कुछ दिया गया है, उसको आपको बताना है कि क्या इसकी डेट या जो ईयर है वो सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्टली मैच्ड, पर आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत मैच है। ठीक है, पहला दे रखा है 261 BC में कलिंगा वॉर हुआ था। फिर उसके बाद है 78 AD में कमेंसमेंट ऑफ साका रूलर या फिर साका एरा। फिर उसके बाद 622 AD में कमेंसमेंट ऑफ द मुस्लिम एरा और 1709 AD में डेथ ऑफ औरंगजेब। बताइए, इसमें जो मैच नहीं कर रहा है वो कर रहा है औरंगजेब की मृत्यु। उनकी मृत्यु हुई थी 1707 में। कब हुई थी? 1707 में। कलिंगा वॉर 261 BC में ही हुआ था। ठीक है, साका एरा भी कब शुरू हुआ था? 78 AD में हुआ था। और मुस्लिम एरा कब शुरू हुआ था? 622 AD में। क्लियर है। और औरंगजेब की जो डेथ थी वो कब हुई थी? 1707 में, 1707 AD में। चलिए नेक्स्ट, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नारोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। Who among the following is known as the Grand Old Man of India? The right answer is दादाभाई नारोजी। नेक्स्ट, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए? 2 Home Rule League was started in 1915-16 under the leadership of Annie Besant and Lokmanya Tilak, Tilak and Lala Lajpat Rai, Tilak and Bipin Chandra Pal, Tilak and Arvindo Ghosh। बताइए, किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए थे? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखो, तिलक ने जो शुरुआत करी थी, जो तिलक जी ने शुरुआत करी थी वो करी थी अप्रैल में 1916 में। और कहाँ पे करी थी? बेल्जियम में। कहाँ पे? बेल्जियम में करी थी। अब हम बात करते हैं एनी बेसेंट की। तो उन्होंने कब स्टार्ट किया था? सितंबर 1916 में। और कहाँ पे किया था? मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न का मिलान करें। मैच द फॉलोइंग: ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। ठीक है, और इधर दे रखे हैं कि किसने इसकी शुरुआत करी थी। स्वामी विवेकानंद ने, दयाराम सरस्वती ने, राम मोहन राय और या राजा राम मोहन राय और के श्रीधरालू नायडू और ज्योतिराव फुले। इनमें से आपको मैच करना है। बताइए। द राइट आंसर इज सी। द राइट आंसर इज सी। देखिए, ब्रह्म समाज था उसके फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। क्लियर है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन के कौन थे? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद। इसके बाद आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए। दयानंद सरस्वती। और सत्यशोधक समाज के कौन थे? सत्यशोधक समाज के कौन थे? इसमें आपको इस तरफ 5 दिए गए हैं और आपको मैच करने हैं 4। तो वो थी ज्योतिराव फुले। कौन है? ज्योतिराव फुले। क्लियर। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन डू और डाई? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। किसने करो या मरो का नारा दिया था? बताइए। डू और डाई का नारा किसने दिया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज महात्मा गांधी। नेक्स्ट, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो उस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था?
When Subhash Chandra Bose resigned from the presidentship of Indian National Congress, the seat was offered to, किसको वो सीट ऑफर कर दी गई थी बाद में? Your options are जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभाई सीतारामई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JV कृपलानी. The right answer is Dr. राजेंद्र प्रसाद. नेक्स्ट, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर. ये सारे क्वेश्चंस मैं वो करा रही हूँ जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, तो प्लीज़ ध्यान से करना और इनको याद भी रखना. बताइए, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का किस रिवर पे लोकेट है या फिर स्थित है? The right answer is Chenab. The right answer is Chenab. Next. गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? Who was the founder of Gupta period? The right answer is Samudragupta. The right answer is Samudragupta. Next. राजस्थान में खेतरी प्रोजेक्ट या फिर खेतरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? द खेतरी प्रोजेक्ट इन राजस्थान इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, हिंदी में पहले बोलती हूँ, जस्ता, इस्पात, तांबा, एल्यूमिनियम. इन इंग्लिश, जिंक, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम. बताइए, खेतरी जो प्रोजेक्ट है राजस्थान का वो किस चीज़ के लिए फेमस है, किसके प्रोडक्शन के लिए फेमस है? द राइट आंसर इज कॉपर. द राइट आंसर इज कॉपर यानी तांबे के लिए. नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ए मध्य प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल में या केरल में? द काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, केरला. द राइट आंसर इज बी, असम. अच्छा, आप बताएंगे कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? बताइए. ये है वन हॉर्न राइनासोरस, यानी कि जो एक सींग वाला गैंडा होता है ना, उसके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है. नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र के नदियां हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिवर ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम. इनमें से कौन सी रिवर्स हैं जो कि हिमालयन रिवर सिस्टम का हिस्सा है या फिर रिवर्स हैं? Your options are कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी. The right answer is गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. नेक्स्ट, बैंक दर का अर्थ क्या होता है? बैंक रेट मीन्स साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर. इन इंग्लिश, इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय मनी लेंडर्स, इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय शेड्यूल्ड बैंक्स, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. बताइए. The right answer is official rate of interest charged by the central bank of country. देश के केंद्र बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर. देखो, बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट होता है जैसे कि सेंट्रल बैंक जब लोन देता है डोमेस्टिक बैंक्स को, यानी कि जो बैंक्स हैं हमारे यहाँ, उनको जब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं?
बैंक रेट, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। तो याद रखना, जब आरबीआई डोमेस्टिक बैंक्स को यानी बैंक्स को जब लोन प्रोवाइड करता है और उस टाइम पे जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। क्या बोलते हैं, बैंक रेट। चलिए नेक्स्ट, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन 1917, 1919, 1918, 1935। द राइट आंसर इज 1919। जनरल डायर था, उसने बोला था कि जितने लोग हैं उन पे गोलियां चलाने के लिए, किसने बोला था, जनरल डायर ने बोला था। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। और ये कब हुआ था, अप्रैल 13 को हुआ था 1919 में। कहाँ पर, अमृतसर में। कहाँ पर, अमृतसर में। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, वैश्विक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमीज resources are owned privately and the main object behind economic activity is profit making? बताइए, इनमें से किस इकोनॉमिक जो टाइप है उसमें से जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग करना, मतलब प्रॉफिट सबसे मेन उद्देश्य होता है उनका, कमाना, प्रॉफिट कमाना। बताइए। द राइट आंसर इज कैपिटलिस्ट, यानी कि पूंजीवादी। इसके अंतर्गत जो मेन उद्देश्य होता है या मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? आरबीआई गवर्नर के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, वित्त सचिव के द्वारा, किसके द्वारा होता है? बताइए। द 100 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ आरबीआई गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी। द राइट आंसर इज भारत के राष्ट्रपति। तो 100 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताइए, किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, 1 रुपये के नोट पर, 1 रुपये के जो नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, मतलब किसके सिग्नेचर होते हैं? वो होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। किसके? फाइनेंस सेक्रेटरी के, ऑन 1 रुपी नोट, ऑन 1 रुपी नोट। क्लियर है। नेक्स्ट, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। बताइए। इसका राइट आंसर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अभी क्या होता है, फेमा होता क्या है? देखिए, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है जो करेंसीज होती हैं अलग अलग देशों की। जैसे हमारे यहाँ की करेंसी क्या है? इंडियन रुपी है, ठीक है, नहीं रुपी है। और अमेरिका की क्या है? डॉलर है। तो उसको एक्सचेंज करना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज मेनली होता कब है? जब हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तभी तो हम करते हैं करेंसी का एक्सचेंज करते हैं कि वो हमें डॉलर में देंगे, हम उनको रुपए में देंगे, फिर कन्वर्जन होगा। तो समझ में आ रहा है? तो वो होता है फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर है। अब उसका जो मैनेजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं उसके लिए जो एक्ट बनाया उसी को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसको क्या बोलते हैं? फेमा। क्लियर है। और फेमा से पहले वो क्या था? फेरा था। क्या था? फेरा था। चलिए, और ये कब बना? 1999 में। कब बना? 1999 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, या नन ऑफ दीज। बताइए। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन
किस में शामिल है? द राइट आंसर इज स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्य सूची में। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निदेशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। द पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नन ऑफ दीज। बताइए, पंचायत राज जो सिस्टम है उसको किसके अंदर रखा गया है? कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आएगा, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आएगा, किस में आएगा? तो इसका राइट आंसर है राजनीति के निर्देशक तत्व, यानी कि डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। बताइए किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, इनमें से कोई नहीं। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट विच इज रिलेटेड टू आर्टिकल 21A, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड 30, नन ऑफ दीज। The right answer is Article 29A. Article 21A. Article 21A. इसके अंदर क्या आता है? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। द राइट ऑफ एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट। हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू एजुकेशन। जो शिक्षा का अधिकार है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। और ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21A। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से किसे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? इनमें से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, VR अम्बेडकर ने, VN राव ने। विच अमंग द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, VR अम्बेडकर, VN राव। The right answer is Jawaharlal Nehru. The right answer is Jawaharlal Nehru. Next, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्याओं के हित निहित हैं? यानी कि in which article of Indian Constitution the interests of minorities are covered? The interest of minorities are covered किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मतलब मेंशन्ड है या कवर किया गया है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 24, आर्टिकल 29 या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर है इसका आर्टिकल 29। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड हो गया। आर्टिकल 21 के अंदर क्या आता है ये मैंने प्रीवियस जो वीडियोस कराई हैं उसमें एक्सप्लेन किए थे, अगर किसी ने देखा है तो बताएं। आर्टिकल 21 क्या आता है कि हमें किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है या किसी को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है, सबको जीने का हक है। सिर्फ जान लेने का अधिकार किसको है? लॉ को है। ठीक है, वो ले सकती है, कब ले सकती है? जब उसने कोई क्राइम किया होगा, वो भी फांसी के रूप में। ठीक है, जब फांसी की सज़ा सुनाई जाती है वही एक है तरीका जिससे कि फांसी की सज़ा से किसी की जान ले सकते हैं। क्लियर है? वो भी तब जब उसने कोई क्राइम किया हो। इसके अलावा हमें किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है, किसी के प्राण लेने का अधिकार नहीं है, सबको जीने का अधिकार है। ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत लिखा हुआ है। नेक्स्ट, आर्टिकल 24 के अंदर क्या आता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि छोटे बच्चे कोई भी क्या नहीं करेंगे, फैक्ट्रीज़ में इनमें वर्क नहीं करेंगे। ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है? 24 के अंतर्गत। चाइल्ड लेबर जो होता है ना वो नहीं होगा। किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 24 के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? ये बताइए। ये जो कुछ लोग थे जो बाहर से आए थे, ठीक है, इनमें से आपको सही ऑर्डर बताना है।
थॉमस रॉय, फा हेन और ह्वेन सांग कौन आए थे? इन तीनों में से क्रोनोलॉजिकली बताइए। द राइट आंसर इज सी। द राइट आंसर इज सी। सबसे पहले फा हेन आए, उसके बाद कौन आए? हेन सांग आए, उसके बाद थॉमस रॉ। क्लियर है? थॉमस रॉय। चलो नेक्स्ट। सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? बस्कर, प्लासी और वेंडिवॉश, नन ऑफ दीज। सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? सिराज उद दौला वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ। बताइए कौन से युद्ध में हुए थे वो पराजित ब्रिटिशर्स से? द राइट आंसर इज बक्सर। द राइट आंसर इज ओके 1 सेकेंड बक्सर। द राइट आंसर इज प्लासी। द राइट आंसर इज प्लासी। नेक्स्ट। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ग्रेट प्रोटागोनिस्ट ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स? लॉर्ड वेल्लेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग। बताइए। लॉर्ड वेल्लेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंगो। बताइए कौन सा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का कट्टर समर्थक था? सॉरी, द राइट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? इन द इंडियन हिस्ट्री हु वॉज धन्वंतरी? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को संबोधित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, इनमें से कोई नहीं। इन इंडियन हिस्ट्री हु वॉज धन्वंतरी? अ फेमस जर्नल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, a noted physician who adorned the court of Chandragupta Vikramaditya, the famous dramatist who lived during the time of hers, none of these. The right answer is चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को संबोधित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन थे? धन्वंतरी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को संबोधित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन? धन्वंतरी। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। क्लियर है? अ नोटेड फिजिशियन हु अडॉर्न द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन? धन्वंतरी। नेक्स्ट। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। इंडिका विच इज एन अकाउंट ऑफ मौर्यन इंडिका वॉज इंडिया वॉज ऑथर्ड बाय। यहाँ पे इंडिया नहीं आएगा, ऑथर्ड बाय बस। अच्छा, विच इज अकाउंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। अच्छा ठीक है ठीक है। बताइए। योर ऑप्शन आर मेगास्थनी, फा हेन, ह्वेन सांग, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए। सिंपली ये बताइए इंडिका बुक के ऑथर कौन है। ये भी क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, जो मैंने आपको हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन कराए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, और यही क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। अब बताइए। राइट आंसर इज मेगास्थनीज। राइट आंसर इज मेगास्थनीज। तो इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। नेक्स्ट। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? द साइमन कमीशन फर्स्ट विजिटेड इंडिया इन द ईयर 1925, 1926, 1919, 1928। बताओ कब आया था? राइट आंसर इज 1928। कब आया था साइमन कमीशन इंडिया में पहली बार? 1928 में। कब? 1928 में। चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? मुंबई, लाहौर, कराची, लखनऊ में।
इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन? बॉम्बे, लाहौर, कराची, लखनऊ। The right answer is Lahore. The right answer is Lahore. Next. Match the following. इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग और इस तरफ है लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, वीडी सावरकर, एनी बेसेंट। मैच कीजिए। The right answer is B. The right answer is B. फर्स्ट का टू यानी इंडियन नेशनल आर्मी किससे रिलेटेड है? सुभाष चंद्र बोस से। उसके बाद गदर पार्टी किससे रिलेटेड है? लाला हरदयाल से। इसके बाद सी मित्र मेला किससे रिलेटेड है? 3 बीडी सावरकर से। और लास्ट होम रूल लीग एनी बेसेंट। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? हु अमंग द फॉलोइंग अपोज्ड महात्मा गांधीज एसोसिएशन विद द खिलाफत मूवमेंट? योर ऑप्शंस आर खान अब्दुल गफ्फार खान, फैजुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद। हु अमंग द फॉलोइंग अपोज्ड महात्मा गांधीज एसोसिएशन विद द खिलाफत मूवमेंट? खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद। बताइए किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? द राइट आंसर इज मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स वॉज इन्वॉल्व्ड इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? योर ऑप्शंस आर गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स वॉज इन्वॉल्व्ड इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? The right answer is Hindustan Republican Association. Next, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, कावेरी। The Nagarjuna Sagar Dam has been built across the river. The right answer is कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? द माउंट एवरेस्ट वॉज फर्स्ट स्केल इन द ईयर इन 1951, 1953, 1955, 1958। द राइट आंसर इज 1953। 1953 में पहली बार जो चढ़ाई करी गई थी माउंट एवरेस्ट पे वो कब की गई थी? 1953 में। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि पहली बार माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा था। क्लियर है? नेक्स्ट, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य यानी राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य या फिर केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान, घाट प्रभा अभयारण्य। बताइए कौन सी सेंचुरी है? द नेम ऑफ द वर्ल्ड सेंचुरी नेशनल या फिर नेशनल पार्क इन भरतपुर इज? भैंसरोडगढ़ सेंचुरी, दर्रा सेंचुरी, केवला देव घना नेशनल पार्क या फिर घाट प्रभा सेंचुरी। द राइट आंसर इज केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। केवला देव घाना नेशनल पार्क कहाँ पर है स्थित? जो वर्ल्ड सेंचुरी है वो कहाँ पर है? भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। भरतपुर में। क्लियर? चलिए
भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहे अयस्क का स्रोत है दिल्ली, राजहरा, कोरबा, अमरिया, राजनांदगांव। The source of iron ore for Bhilai steel plant is Delhi, sorry, Delhi, Raj, Rajhara, कोरबा, उमारिया या फिर राजनांदगांव। The right answer is दिल्ली राजहरा। The दिल्ली राजहरा। नेक्स्ट, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ अ राइज इन। प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके बढ़ने के चांसेस होते हैं कब? जब क्या चीज़ बढ़ती है तब। द राइट आंसर इज एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है द एजेंसी एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज। Your options are RBI, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। The agency estimating the national income of India is RBI, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। बताइए, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? The right answer is केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर द सर्विस सेक्टर? तृतीय, प्राथमिक, द्वितीय, कृषि, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, एग्रीकल्चर। राइट आंसर इज टर्सरी, तृतीयक। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको आना चाहिए। हु इज नोन एज फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया? बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, MS स्वामीनाथन, नॉर्मन एडवर्ग। हु इज नोन एज फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया? द राइट आंसर इज डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अमूल, याद रखना, अमूल के आते हैं ना डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 इन इंडिया? PV नरसिम्हन राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 इन इंडिया? PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नन ऑफ दीज। बताइए, जब भारत में आर्थिक सुधार हुआ था 1991 में, तो उस दौरान कौन प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर इज PV नरसिम्हन राव। कौन थे? PV नरसिम्हन राव। नेक्स्ट, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया संहिता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? योर ऑप्शंस आर पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, प्रिजन, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। द राइट आंसर इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड।
क्या नहीं है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना, प्रसिद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सलाइन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, कमिटेड जुडिशरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, written constitution and supremacy of the constitution. The right answer is प्रसिद्ध न्यायतंत्र, कमिटेड जुडिशरी। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निदेशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। What ensures economic justice to Indian citizens? Your options are fundamental rights, fundamental duties, directive principles of state policy, none of these. बताइए। The right answer is राजनीति के निदेशक सिद्धांत, derivative principles of state policy। ठीक है, ये नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान कराती है। इकोनॉमिक जस्टिस किसको? इंडियन सिटीजन्स को। कौन? डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46। Which article of the Indian Constitution directs the state government to organize village panchayats? Article 38, Article 40, Article 44, Article 46. The right answer is Article 40. The right answer is Article 40. Next, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, रॉयल कमीशन, इनमें से कोई नहीं। हु हैड प्रपोज द आइडिया ऑफ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, रॉयल कमीशन, नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज बलवंत राय मेहता कमेटी। नेक्स्ट एंड द लास्ट, निम्न में से किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कंसिडर्ड बाय लाला लाजपत राय एज हिज पॉलिटिकल गुरु? एज हिज पॉलिटिकल गुरु, बताइए। बताइए, लाला लाजपत राय ने किसको अपना राजनीतिक गुरु माना था? मैजनी को। किसको? मैजनी को। मैजनी को। क्लियर? चलो, ये सारे के सारे 50 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ये सारे ही जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो इनको एक बार देख कर जाना। आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन हो सकता है, एक दो क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाए। तो होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एंड चैनल न्यू है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए, मतलब वहाँ पर आपको PDF, आपको लिंक्स सब कुछ आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।